हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 9 दिसंबर 2018 का जो ईवीएस का जो पार्ट है तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। जो ईवीएस होता है वो 30 नंबर का पूछा जाता है और इसमें जो इसकी पूरे जो 30 नंबर होते हैं उसमें 15 नंबर होते हैं वो पर्यावरण के होते हैं और 15 नंबर जो पर्यावरण से संबंधित जो पेडागोगी होती है वहाँ से क्वेश्चंस रखे जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये वो 9 दिसंबर 2018 को हुआ था, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन का है और इसमें निर्देश दिए गए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही अथवा सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो होता क्या है, 4 विकल्प दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो इनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए सबसे प्रासंगिक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए नंबर है, यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। तो ये इसके बारे में दिया गया है कि जो मिड डे मील है वो जो शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। बी नंबर है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। जो मिड डे मील है उसका शिक्षण अधिगम के साथ कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। नेक्स्ट है, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, यह जो मिड डे मील है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा अधिगम का अवसर है। तो इसका जो 3 नंबर है पॉइंट ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। जो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ये दिया है, बोझ के बिना सीखना क्या बताता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए 1 नंबर है, ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, स्कूल बैग का वजन कम करना। नेक्स्ट है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या। जो ईवीएस पाठ्य पुस्तकों की में जो अध्यायों की संख्या है उनको कम करना या कम संख्या। नेक्स्ट है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। जो इसमें दिया है ये अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कम करना। तो बोझ के बिना सीखना, ये इसका यही मतलब है कि स्कूल बैग का जो वजन है उसको कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। 1 नंबर है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। दूसरा है, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। तीसरा है, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। नेक्स्ट है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका 4 नंबर ये सही होगा। जो इसका 4 नंबर है, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, बाला का पूरा रूप क्या है। तो बाला का जो पूर्ण रूप इसका देखेंगे। ए नंबर है, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन। नेक्स्ट है, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। नेक्स्ट है, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। 4 नंबर है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट ढांचे का क्या अर्थ है। जो वैकल्पिक ढांचा होता है उसका क्या अर्थ है। तो 1 नंबर है, सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। सेकंड नंबर है, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। नेक्स्ट है, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत
स्पष्टीकरण से अलग हैं। नेक्स्ट है वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 3 नंबर इसका सही होगा। तीसरा नंबर जो है इसका सही होगा। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। ये वैकल्पिक ढांचे का अर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं। यह एक है डॉट डॉट है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ए नंबर है अंधविश्वास, बी नंबर है मिथिक, सी नंबर है वैज्ञानिक तथ्य और डी नंबर है रूढ़िबद्ध धारणा। तो ये महिलाएं जो पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है। जो ये रूढ़िबद्ध धारणा है, तो इसका जो है चौथा नंबर है, जो 4 नंबर है, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है। तो ये इसका ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए है दक्षिण पश्चिम और पूर्व पश्चिम। दक्षिण पश्चिम और पूर्व पश्चिम। नेक्स्ट है पूर्व और पश्चिम। 3 नंबर है पश्चिम और पूर्व। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो भारत में बिहार के सापेक्ष जो जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति है, तो इसका जो सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ये जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। जो वाष्पीकरण होता है उसकी प्रक्रिया किसमें सबसे धीमी होगी। तो ए नंबर है 1 नंबर है इसका सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सतह का जो क्षेत्र है और तापमान दोनों में कमी। और नेक्स्ट है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। नेक्स्ट है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 नंबर। सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में जब कमी होगी तो उस वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी वो धीमी होगी। ये सतह क्षेत्र है, कोई ये सतह है इतनी है, और अगर इसको घटाकर इतना कर दिया जाए और जो उसका तापमान है वो भी कम कर दिया जाए, तो यहाँ पर वाष्पीकरण की जो क्रिया होगी, यहाँ से जो भाप बन के पानी जाएगा वो ज़्यादा मात्रा में जाएगा और यहाँ से जो भाप बन के पानी जाएगा वो कम मात्रा में जाएगा। तो यहाँ पर वाष्पीकरण की क्रिया जो धीरे होगी और यहाँ पर तेज़ी से वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ये 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ए नंबर है ग्राफिक कौशल, 2 नंबर है दिशात्मक कौशल, 3 नंबर है चित्रण कौशल और 4 नंबर है स्थितीय कौशल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3 नंबर इसका ये चित्रण कौशल। ये स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता जो है वो चित्रण कौशल के अंतर्गत आती है। तो इसका जो 3 नंबर जो है वो ऑप्शन सही होगा, चित्रण कौशल। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है एनसीएफ 1975, दूसरा है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1988 और एनसीएफ 2000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर इसका सही होगा। ये इसका 4 नंबर आंसर सही होगा। जो एनसीएफ 2000 थी उसमें प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठचर्या के रूप क्षेत्र में जो पढ़ाए जाने का जो अध्ययन की सिफारिश जो है वो इसमें एनसीएफ 2000 में की गई है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन है भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। जो स्थानांतरित
खेती होती है, झूम खेती होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह पर पेड़ काट के की जाती है, तो वह उसका प्रचलन कहाँ पर है ये बताना है। तो 1 नंबर है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट है दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर स्थानांतरित जो खेती है उसका प्रचलन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बताना है कि नदी बांधों से उत्पन्न जो जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 1 है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। दूसरा है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। नेक्स्ट है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये दूसरा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये नेगेटिव हैं और कुछ इससे संबंधित सही से नहीं है। तो ये जो इसका 2 नंबर ऑप्शन है ये सही होगा, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये है पहला है जलवाष्प, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है मीथेन और चौथा है ये सभी। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस हैं या गैसें हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, इसका सही होगा ये सभी। यानी कि जलवाष्प है, ये जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये जो गैसें हैं ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। 4 ऑप्शंस दिए हैं। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियों और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। जो गर्मियां होती हैं वो बहुत गर्म होती हैं और जो ठंडियां होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। नेक्स्ट है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। नेक्स्ट है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली कम होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 3 नंबर आंसर सही होगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। 1 है क्लोरीन, 2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड और 4 नंबर है सल्फर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 3 नंबर क्वेश्चन का इसका 3 नंबर सही होगा। जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलकोंडा किला किसने बनवाया। जो गोलकोंडा किला है वो किसने बनवाया। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। ए नंबर है पल्लव राजवंश, बी है चोल राजवंश, 3 नंबर है चालुक्य राजवंश और 4 नंबर है काकतीय राजवंश। तो जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा का जो निर्माण है वो इसका 4 नंबर जो ऑप्शन है ये सही होगा, इसको काकतीय राजवंश ने बनवाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। आयतन की किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं इसमें। 12 ग्राम, 2 नंबर 18 ग्राम, तीसरा है 45 ग्राम और चौथा है 5 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर है वो है
तीसरा इसका सही आंसर है। ये 45 ग्राम जो है इसका सही आंसर होगा। ये 45 ग्राम इसका सही आंसर होगा। होता क्या है, घनत्व, द्रव्यमान तथा आयतन में संबंध सबसे पहले देखते हैं। जो घनत्व है, घनत्व यहाँ पर दिया गया है, ये है 15 ग्राम प्रति ml। और आयतन जो है, आयतन दे रखा है 3 ml। तो घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर जो घनत्व तो हमें दिया गया है, तो घनत्व कितना है, 15 है, बराबर। तो द्रव्यमान हमको बताना है, तो द्रव्यमान की जगह हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। और आयतन जो है वो 3 ml दिया गया है। कितना है, 3 ml। तो जब द्रव्यमान जो है, ये यहाँ पर द्रव्यमान रह जाएगा, ये होगा द्रव्यमान। और जब ये इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 30 पर ये 15 या 45। तो ये द्रव्यमान जो है वो 45 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 45, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इस फॉर्मूले से ही आपका आंसर आ जाएगा। जो घनत्व बराबर जो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान यहाँ बना रहेगा और ये 15 है और ये 3, ये इधर जाएगा तो 15 या 45। इसका बहुत ही इजी है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो बताना है इनमें से कौन सी अदिश राशि है। तो 1 नंबर है ऑप्शंस भार, 2 नंबर है द्रव्यमान, 3 नंबर है गुरुत्वाकर्षण और 4 नंबर है संवेग। तो बताना है इनमें से कौन सी जो है वो अदिश राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 नंबर। ये द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिनमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। तो कोई ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती कहलाती है। 1 नंबर है उत्तल, दूसरा है अपारदर्शी, तीसरा है पारभासी और चौथा है पारदर्शी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका दूसरा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। ये ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती तो वह अपारदर्शी होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है। तो इसका जो आंसर पहले हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो 1 नंबर है 10 न्यूटन, दूसरा है 60 किलोग्राम, तीसरा है 10 किलोग्राम और चौथा है 60 न्यूटन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 kg, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलेय की विघटन दर ... पर निर्भर करती है। तो किसी विलेय की जो विघटन दर है वो किस पर निर्भर करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं। 1 नंबर है भार, दूसरा है दाब, तीसरा है तापमान और चौथा है सतह क्षेत्र। तो एक विलेय का जो विघटन दर है वो उसके तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका जो है वो 3 नंबर जो ऑप्शन है ये तापमान, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जो बच्चे हैं उनको एक पौधा दे दिया जाए और उनका मतलब पालन पोषण करने में उनकी मदद की जाए। दूसरा है, कक्षा में बहस आयोजित करना। तीसरा है, समूह चर्चा और चौथा है, पोस्टर बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जो 1 नंबर है वो इसका
सही आंसर होगा। ये बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में उनकी मदद करना, ये इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनमें उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है? तो जो इसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहले आप क्वेश्चन को एक बार से देख लें वीडियो को पॉज करके। 1 नंबर है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। नेक्स्ट है, इससे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट है, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ खेलने में मदद मिली। नेक्स्ट है, इसने बच्चों को डाटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 4 नंबर इसका सही होगा। जो अभय ने जो बच्चों को पड़ोसियों के यहाँ जो सर्वेक्षण करने के लिए भेजा है, तो उससे होगा क्या, बच्चों में जो डाटा हैंडलिंग है उसको समझने में और काम करने में जो सक्षम वो होंगे, क्योंकि वो अब खुद से डाटा कलेक्ट करेंगे तो वो उसमें सक्षम होंगे। तो इसका जो है 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया इससे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? तो 1 नंबर है इसका मानववादी दृष्टिकोण, दूसरा है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, तीसरा है अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, चौथा है अन्वेषण दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर। इसका सही आंसर होगा अन्वेषण दृष्टिकोण, इसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। जो समुदाय है वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और जो अधिगम संसाधन है, क्योंकि तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो ये तो कुछ निगेटिव लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है, यह सस्ता और सुलभ है। तो ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। तो इसका जो है वो 4 नंबर इसका सही हो जाएगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे संबंध कार्य करने का तात्पर्य है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है पाठचर्या से बाहर जाना, दूसरा है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, तीसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। नेक्स्ट है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3rd के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। जो
रमा हैं, उन्होंने बताया छात्रों को कि पिता, माँ और उनके बच्चे जो हैं एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। 1 नंबर है परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। दूसरा है परिवार की परिभाषा गलत है। तीसरा है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4 नंबर, इसका सही होगा। ये जो है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है या गतिविधियां हैं? तो जो ईवीएस कक्षा की गतिविधि है ये बताना है। तो ए नंबर है श्यामपट्ट का उपयोग, बी है चित्र पढ़ना, सी है फील्ड भ्रमण और चौथा है इसका ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चौथा नंबर, इसका सही होगा ये सभी। तो ये ईवीएस की ये सभी गतिविधियां हैं, श्यामपट्ट का प्रयोग, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, ये सभी जो हैं वो ईवीएस के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है? यदि यह है तो पहला है विषयगत, दूसरा है एकीकृत, तीसरा है समावेशी और चौथा है ये सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि उसमें विषयगत हो, एकीकृत हो और वो समावेशी हो, तो तभी जो पर्यावरण होगा वो अध्ययन जो होगा वो समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं और ये इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। दूसरा है कि यह एक अवैध कार्य है। तीसरा है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। चौथा है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका सही है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, ये इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 9 दिसंबर 2018 का जो पेपर था उसके जो 30 क्वेश्चन ईवीएस के आते हैं उनको देखा और भी जो ईवीएस के जो ओल्ड पेपर हैं उनका जो वीडियो है मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।